जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है संघीय कार्यपालिका। दोस्तों इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के बारे में। दोस्तों यह जो आपका टॉपिक है ये BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। और दोस्तों BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पर मैंने कई सारी वीडियोज़ बनाई हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं और अपने BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हुए हैं जिसे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इसी टॉपिक का मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया हुआ है, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं और यह इसका सेकेंड पार्ट है और इसके आगे भी कई पार्ट्स आते रहेंगे। तो आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इसे समझते हैं। देखो दोस्तों मेरा सिंपल सा फंडा है कि हमें सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम चैप्टर का मतलब समझ जाएं या फिर हमारे दिमाग को यह पता चल जाए कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो हमें उस चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं संघीय कार्यपालिका। देखो दोस्तों संघीय कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों देखो संघीय का मतलब क्या होता है। संघीय का मतलब होता है दोस्तों साथ में, जब एक से ज़्यादा लोग हो। जैसे मान के चलो आप कहीं घूमने जा रहे हो, अकेले जा रहे हो और किसी के साथ जा रहे हो, तो आप संघी मतलब ग्रुप में जा रहे हो, तो इसका मतलब संघीय कई लोग। ठीक है दोस्तों। कार्यपालिका का मतलब है दोस्तों जो काम करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हमारे देश के लिए कौन काम करते हैं या हमारे देश को कौन चला रहे हैं, हमारे देश को कौन चला रहे हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों वो लोग कौन है, एक व्यक्ति हमारे देश को नहीं चला रहा, कई संघ चला रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं संघीय कार्यपालिका, कि हमारे देश को कई लोग मिलकर चला रहे हैं या फिर कई संस्था मिलकर चला रही है, तो वो हमारे देश को चला रही है या हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, तो उसे ही बोलते हैं संघीय कार्यपालिका। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको संघीय कार्यपालिका का मतलब समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों संघीय कौन है, तो संघीय राष्ट्रपति, हमारे देश को राष्ट्रपति चलाते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये लोग जो भी हैं, जो मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यही तो काम करते हैं दोस्तों हमारे लिए। तो इसीलिए इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर का मतलब आपको समझ में आ गया। इस चैप्टर को पढ़ाने का मतलब आपके कॉलेज में या फिर जो आपका स्कूल है, कॉलेज है, वो आपको यही सिखाना चाहता है दोस्तों यहाँ पर, कि आप ये समझ जाएं कि जो आपके देश को चला रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, या पॉलिटिक्स में, वो कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में राष्ट्रपति जी के बारे में बताया था कि राष्ट्रपति जी कैसे काम करते हैं या फिर उन्हें चुना कैसे जाता है, उनकी क्या शक्तियाँ हैं। अब हम पढ़ेंगे उनकी शक्तियाँ के बारे में कि उनकी क्या शक्तियाँ, वो भी विस्तार से, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन 25 नंबर का आ जाता है और 25 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपको 25 नंबर चाहिए तो उसके लिए आपको इस तरीके से इन नोट्स को पूरा का पूरा तैयार करना पड़ेगा, इसे समझना होगा। तो देखो दोस्तों सबसे पहले हम संघीय कार्यपालिका का मतलब समझते हैं। तो देखो दोस्तों इंग्लिश में बताया गया यहाँ पर डेफिनेशन में कि इंडियाज फेडरल लेजिस्लेचर ब्रांच कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है दोस्तों, यही बताया गया यहाँ पर कि जो इंडिया की पार्लियामेंट, जो इंडिया फेडरल लेजिस्लेटिव है, वो किससे मिलकर बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। तो देखो दोस्तों मंत्री राज्यसभा में भी होते हैं, लोकसभा में भी होते हैं, प्रधानमंत्री लोकसभा का हेड होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का हेड होता है और राष्ट्रपति एक हिस्सा है संघीय कार्यपालिका का। तो देखो दोस्तों पिछले चैप्टर में मैंने आपको पार्लियामेंट भी समझाया था। अब इस चैप्टर में हमें समझना है राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में। तो हमने राष्ट्रपति जी को पहले ही समझ लिया था कि उन्हें कैसे लाया जाता है, उन्हें कैसे निकाला जा सकता है, उनके क्या, क्यों उन्हें रखा गया है। अब हम दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति जी की शक्ति क्या है, कार्य क्या है। तो देखो दोस्तों आपकी शक्ति और कार्य कैसे बदलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी इस चीज़ को मत समझिए, इसे मैं पढ़कर आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा तो कहाँ दिक्कत आ रही है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों आप अभी क्या हो, मान के चलिए, मैं ज़्यादा आशा करता हूँ कि आप लोग स्टूडेंट होंगे, अभी आप पढ़ रहे हो। आपकी शक्ति क्या है, आप सिर्फ कहीं ना कहीं पढ़ रहे हो, अभी आप पे कोई शक्ति नहीं है कहीं ना कहीं। अगर कल हुए आप IAS बन जाते हो, IPS बन जाते हो, किसी भी फील्ड में जाते हो, तो आपकी एक पावर बन जाती है ना। अगर मान के चलो मैंने आपको
इनकम टैक्स में रख दिया, ठीक है, अगर आप इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन गए या कहीं भी कुछ बन गए, तो आपके पास क्या पावर होती है? क्या वो पावर किसी और दूसरे व्यक्ति के पास है? जैसे आज के टाइम में हम आरटीआई हमारे देश का हर एक आम नागरिक दायर कर सकता है, तो वो एक नागरिक की शक्ति है। हम पूछ सकते हैं पुलिस स्टेशन में जाके कि हमें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, अगर वो करते हैं तो जैसे हमारी कुछ शक्तियाँ हैं एक नागरिक के रूप में, वैसे ही राष्ट्रपति की भी कुछ शक्तियाँ हैं। तो वो शक्तियाँ क्या है? क्या वो शक्तियाँ मनमानी हैं या फिर कैसे शक्तियाँ वो काम करती है? तो यही सब दोस्तों इसमें हमें समझना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चे से कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। अब दोस्तों हम उस एक्चुअल चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो देखो दोस्तों अब हम इसे समझते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रपति की शक्ति, कार्य, स्थिति की विवेचना, कि राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, उसका काम क्या है और इसकी स्थिति क्या है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि राष्ट्रपति हाईएस्ट प्रेस्टीजियस हमारे देश का सबसे बड़ा पद है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होगी और वह उन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधिकारियों द्वारा करेगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्लियर साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री जो भी काम करेंगे वो राष्ट्रपति की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। और राष्ट्रपति उनके काम को किसके सामने देखेगा कि वो संविधान को सही ठहरा रहे हैं कि नहीं। अगर मान के चलो इस देश से फ्री शिक्षा हटा दी जाए तो राष्ट्रपति इसे पास होने देंगे? राष्ट्रपति जी कहेंगे एक बार दोबारा सोच लो, क्योंकि इस देश में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फीस जिनके पास पढ़ने के लिए नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो वो देखेंगे कि संविधान का दिक्कत तो नहीं हो रही। अगर मान के चलो सरकार ने यह कह दिया कि गोरे लोग सिर्फ किसी मंदिर में जा सकते हैं, तो वहाँ पर हमारे राष्ट्रपति जी क्या करेंगे? वो देखेंगे कि संविधान की धर्मनिरपेक्षता या फिर जो क्या कहते हैं उसे रंग भेदभाव की नीति को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप मेरा एग्जाम्पल समझ पा रहे कि राष्ट्रपति जी का काम यह है कि जो मंत्री, जो प्रधानमंत्री या कोई भी हमारे देश में कानून बनता है उसके ऊपर वो निगाह रखते हैं, वो देखते हैं कि वह कानून सही है कि नहीं और वो संविधान के अनुसार ठीक है कि नहीं। तो पहला काम तो राष्ट्रपति जी का यह है। समझ में आ गया दोस्तों। फिर संविधान का अनुच्छेद 74 कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री का अधीन एक मंत्रिमंडल होगा। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति जी को बिल्कुल ही खुली छूट दे दी जाती कि वो जो मर्जी करें, तो वो किसी कानून को पास ही नहीं होने देते, है ना। तो इसीलिए उनको सलाह के लिए मंत्रिमंडल दिया गया कि आपको मंत्रिमंडल की बात माननी होगी। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि राष्ट्रपति जी कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ उनके पास एक ही अधिकार है कि 14 दिन सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आप ये समझिए कि राष्ट्रपति जी के पास एक ही शक्ति है कि वो उनके सामने उन्हें कुछ भी करना होगा तो मंत्रिमंडल से पूछेंगे। अगर मंत्रिमंडल ने कहेगा ये काम कर दो तो उन्हें करना पड़ेगा। अगर उन्हें खुद गलत लगेगा तो वो यूँ कहेंगे एक बार सोच लो, 14 दिन का टाइम है। अगर वो कहेंगे हाँ हमने सोच लिया और उसे दोबारा पास कर दिया, तो राष्ट्रपति जी को किसी भी हालत में उस कानून को या उस चीज़ को पास करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर यही मतलब है। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल को सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो देखो दोस्तों, हमारे संविधान में एक 42वां संशोधन हुआ जिसके द्वारा राष्ट्रपति जी को मंत्रिमंडल की बात माननी ही होगी। अगर रेल मंत्री ने आज के टाइम में यह कह दिया कि इतनी रेल प्राइवेट या फिर दूसरी कंपनियों की रेलें हमारे रेल विभाग में आएगी तो सरकार को मानना पड़ेगा। अगर कोयला विभाग को बेचने की ज़रूरत है या फिर प्राइवेट कंपनियों की इसमें आने की ज़रूरत है तो ये राष्ट्रपति जी को मानना ही होगा। तो कुछ भी काम है किससे क्या करना, ये राष्ट्रपति जी को मानना होगा। क्यों? क्योंकि मंत्रिमंडल का ये काम है। मंत्रिमंडल जो कहेगा वो राष्ट्रपति जी को मानना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी एक ऐसी चीज़ है जो जिनके पास पावर तो बहुत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पावर उनके हाथों में नहीं है। जैसे मान के चलिए एक रबर स्टैम्प की कितनी वैल्यू होती है। मान के चलिए अगर कहीं ना कहीं आपके साइन की क्या वैल्यू है, लेकिन वो साइन आप अपनी मर्जी से ना करो तो ये वाली बात हो गई। तो वही बात है दोस्तों कि राष्ट्रपति जी के पास पावर बहुत है, लेकिन वो पावर सिर्फ मंत्रिमंडल से पूछकर ही मिल सकती है। मतलब राष्ट्रपति जी अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते, सीधा सीधा आप यह लगा लीजिए। तो 44वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। तो लेकिन 44वें संशोधन में यह भी कहेगा एक बार पुनः विचार कर राष्ट्रपति के पास पावर है कि अगर उन्हें कोई चीज़ गलत लग रही है तो उन्हें बोल सकते हैं कि एक बार आप दोबारा सोच लो, इसमें सुधार कर लो। लेकिन अगर मंत्रिमंडल पुनर्विचार कर लेता है तो राष्ट्रपति जी
के द्वारा भेजी गई चीज़ को मना नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर दोस्तों आप मेन बात समझ गए कि राष्ट्रपति जी का काम क्या है, राष्ट्रपति जी को किस तरीके से मंत्रिमंडल की बात माननी ही पड़ती है। राष्ट्रपति जी के पास सिर्फ और सिर्फ एक अधिकार कहीं ना कहीं रह जाता है, वो यह रह जाता है कि 14 दिन के लिए इसे सोच लीजिए। अब दोस्तों उनकी बहुत विस्तार शक्तियाँ हैं, तो उन शक्तियों को हम दो रूप में समझेंगे। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष है, अध्यक्ष मतलब हेड है कहीं ना कहीं, ठीक है दोस्तों। तो इस देश में जो भी काम होता है फर्स्ट सिटीजन, या फिर हम कहें कि इस देश में सबसे ऊंचा पद किसी का नहीं है, सिर्फ हमारे देश के राष्ट्रपति जी का है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कार्यपालिका के अध्यक्ष है या फिर वो हेड है। संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अनेक कार्यपालिका शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इनके अलावा अनेक अन्य शक्तियाँ भी दी गई हैं। सुविधा के लिए राष्ट्रपति को शक्तियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि निम्नलिखित है। शांतिकालीन शक्तियाँ, संकटकालीन शक्तियाँ। देखो दोस्तों, राष्ट्रपति जी दो तरह से काम करते हैं। एक तो शांतिकाल, जैसे अभी नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, हमारे देश में भी कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक टाइम संकट आ जाता है, जैसे मान के चले हमारे देश पर कोई हमला हो जाता है, ऐसा ना हो कभी। उसके अलावा दोस्तों, या फिर हमारे देश में कभी आंतरिक गड़बड़ी हो जाती है बहुत, मतलब कि हमारे देश के अंदर ही कोई दो गुट आपस में लड़ जाते हैं, सर कोई ना कहीं हमारे देश में कुछ अब कहीं ज़्यादा कोई दिक्कत आ जाती है, ऐसा भी कभी ना हो दोस्तों। तो अगर ये ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम में राष्ट्रपति की शक्तियाँ कुछ अलग रूप में काम करती हैं, तो उसे बोलते हैं संकटकालीन शक्तियाँ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेंगे शांतिकालीन शक्तियाँ, जो आज की शक्ति हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये शक्तियाँ कौन कौन सी है, तो यहाँ पर बताया गया है। पहली है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति यही समझ लो दोस्तों कैसे कार्य काम करते हैं। विधायी शक्ति क्या कानूनी शक्ति है। वित्तीय शक्ति पैसों से रिलेटेड राष्ट्रपति जी की क्या शक्ति है। न्यायिक शक्ति न्याय के मामले में क्या शक्ति है। तो देखो दोस्तों, अब हम इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति हम समझते हैं। कार्यपालिका शक्ति का मतलब है भारत के राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का सर्वोच्च अध्यक्ष है। संविधान अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघीय सरकार की सभी कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। सारे देश का शासन राष्ट्रपति के नाम पर ही चलाया जाता है। राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्तियां निम्नलिखित हैं। तो देखो दोस्तों, बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के कोई भी काम नहीं हो सकता। इसीलिए सारी कार्यपालिका, सारा काम राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा। कोई भी प्रधानमंत्री या फिर कोई भी संसद हमारे बिल पास करेगी, कानून बनाएगी, वो बिना राष्ट्रपति के नाम पर पास नहीं होगा, यह बात लिख लीजिए। तो यही उनकी सबसे बड़ी कार्यपालिका शक्ति है कि कोई भी इस देश में शिक्षा हो, कोई भी चीज़ हो, सब पर राष्ट्रपति जी के साइन चाहिए ही चाहिए। वह एक तरह के उसके बगैर वो चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। तो बिना राष्ट्रपति जी के साइन के कोई काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की कितनी इज्जत है उनकी, यह देख लीजिए। फिर यहाँ पर बताया गया दोस्तों, सबसे पहले होती है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति का मतलब होता है दोस्तों कि प्रशासन में उनका क्या हिस्सा है। प्रशासन मतलब कि वो कैसे देश में उनका मेन रूप से काम चलता है, या फिर किस तरीके से उनके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। तो भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का मुखिया है। सारे देश का शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है। देश का शासन चलाने के लिए राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसके नेता प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति के संघ के शासन के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री से प्रशासन के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देश के प्रशासन के संबंध में जारी सूचना देते हैं। देखो दोस्तों, हमारे देश में हर एक चीज़ के, जैसे मान के चलो रेल के मंत्री कौन है, तो रेल मंत्री, ठीक है दोस्तों। श्रम मजदूर के मंत्री कौन है, श्रम विभाग मंत्री। और इन सब के मंत्री का हेड कौन है, प्रधानमंत्री, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो देखो दोस्तों, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को सारी बात बताते हैं। तो अगर मान के चलो राष्ट्रपति जी को कोई भी चीज़ पूछनी होगी तो वो प्रधानमंत्री के थ्रू पूछ लेंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली बात तो उनका अधिकार हो जाता है कि वो पूछ सकते हैं। पहली राष्ट्रपति की शक्ति तो यह हो गई प्रशासनिक। दूसरी बात, जो भी चल रहा है देश में, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, उनके बगैर कुछ भी पास नहीं होगा, यह चीज़ समझ लीजिए। तो ये हो गई उनकी प्रशासनिक शक्ति। फिर दोस्तों, सैनिक शक्तियाँ। भारत का राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च सेनापति, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स होता है। वह सेना के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। वह फील्ड मार्शल की उपाधि भी प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति सेनाओं के संगठन तथा प्रयोग के बारे में आदेश दे सकता है, लेकिन यह आदेश सेना के उच्च अधिकारियों की सलाह से ही दिए जाते हैं। देखो दोस्तों, जो सेना है, सेना के जल थल वायु सेना के जो हेड हैं, उन हेड की जो
उनसे भी हेड है या फिर उनकी जो जिम्मेवारी है वो राष्ट्रपति के प्रति बनती है। तो राष्ट्रपति जी के साइन के बगैर या फिर राष्ट्रपति जी को, इसके लिए इनको कहीं ना कहीं सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स भी बोला जाता है, इनको हेड भी बोला जाता है कि ये इन तीनों के हेड है। तो राष्ट्रपति जी जो भी काम लेंगे, राष्ट्रपति जी को उनसे पूछना होगा, जो भी मतलब कि फौजी मामले होंगे या जो फौज जो भी काम करेगी वो राष्ट्रपति जी से पूछ के करेगी कि भाई अगर हमें ये मिसाइल खरीदनी है या फिर हम ये सोच रहे हैं, तो वो उनके हेड को बताना होगा, राष्ट्रपति जी को। और उसके बाद में राष्ट्रपति जी की एक ये भी इज्जत है कि वो इन तीनों के हेड हैं या फिर इंचार्ज है, या फिर उनकी एक वैल्यू है कि वो इन जल थल वायु सेना या फिर हमारे देश की सेना के वो हेड है, ना कि हमारे प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की अपनी वैल्यू है कि वो पूरी सुरक्षा के हेड है। तो इनकी ये सैनिक शक्ति है कि सेना का जो भी काम होगा वो उनके द्वारा होगा, और उनकी सबसे बड़ी उपाधि है फील्ड मार्शल की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर दोस्तों हमें मोटा मोटा यही समझना है कि राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है, कार्यपालिका। ठीक है दोस्तों, तो हमने कार्यपालिका शक्ति में अभी हम कार्यपालिका शक्ति समझ रहे हैं कि किस तरीके से वो काम करते हैं। तो पहली शक्ति है प्रशासनिक, कि वो कैसे शासन के बारे में समझते हैं। दूसरी शक्ति है सैनिक। अब हम दोस्तों समझते हैं मंत्री परिषद की संबंधी शक्तियाँ। तो देखो दोस्तों, मंत्री परिषद संबंधी शक्ति क्या होता है? लोकसभा के चुनाव के पश्चात जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। वह मंत्री में विभागीय मंत्री की नियुक्ति करते हैं, वह मंत्री से विभाग को बंटवारा करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन अगर लोकसभा किसी दल को बहुमत ना हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपनी इच्छा का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ था। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर यही बताया गया है कि इस देश में जो प्रधानमंत्री चुना जाता है, ठीक है दोस्तों, उसे राष्ट्रपति जी ही चुनते हैं। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति जी का दूसरा काम क्या है? इस देश के लिए प्रधानमंत्री चुनना, ठीक है, इस देश के लिए मंत्री चुनना। तो यहाँ पर यही चीज़ दोस्तों बताई गई है कि ये राष्ट्रपति जी की इच्छा होती है कि वो किसे प्रधानमंत्री चुने। तो दोस्तों उसके लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति जी देखते हैं कि इस पार्लियामेंट में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है इसमें कौन जीता है, ठीक है दोस्तों, और कौन सरकार बना सकता है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बार बड़ी पार्टी तो जीत जाती है, लेकिन राष्ट्रपति जी ये देखते हैं कि ये सरकार नहीं बना पाएगी, तो वो दूसरी पार्टी जो जिन्हें लगता है कि वो सरकार बना पाएगी, तो राष्ट्रपति जी उन्हें भी न्योता देते हैं कि तुम सरकार बनाओ। और वहाँ पर राष्ट्रपति जी कहीं ना कहीं ये बताया है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही चुने जाते हैं, और फिर वही प्रधानमंत्री मंत्री परिषद बनाते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि राष्ट्रपति भी, जो प्रधानमंत्री भी है, वो राष्ट्रपति की मर्जी से ही चुने जाते हैं, या फिर राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही प्रधानमंत्री बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ गया कहीं ना कहीं कि क्या कार्यपालिका शक्ति है, प्रशासनिक शक्ति क्या है, सैनिक शक्ति क्या है, मंत्री परिषद शक्ति क्या है। अब दोस्तों नियुक्तियाँ, तो देखो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण नियुक्तियां करी जाती है, जैसे राज्य के राज्यपाल। तो देखो दोस्तों, हर राज्य के जो राज्यपाल हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी के कमीशन वो हेड हैं, जो उसके बाद में चुनाव आयोग के हेड हैं, जो एडवोकेट जनरल महालेख परीक्षक है, ठीक है दोस्तों, जो हमारे देश के एजी हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, इन सब की जो दोस्तों जितने भी बड़े बड़े पद की ये जो बड़े बड़े गरिमा के पद हैं, उन पद के लोग भी राष्ट्रपति जी से ही चुने जाते हैं, मतलब कि राष्ट्रपति जी ही उनको नियुक्त करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के चीफ कमिश्नर, उपराज्यपाल आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो देखो दोस्तों, अगर आप दिल्ली के बारे में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रखते होगे, या फिर किसी भी राज्य के राज्यपाल जो मुख्यमंत्री राज्यपाल से पूछ के काम करता है, उन राज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति उच्च पदों के अस्थायी तौर पर खाली होने पर उनकी पूर्ति के लिए अस्थायी नियुक्त कर सकते हैं। मान के चलो दोस्तों, अगर कोई जज या कोई ऐसा पद है जहाँ पर कोई नहीं मिल रहा, तो राष्ट्रपति जी अपने दिमाग के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जो इसको वो लायक समझे उस पद के, उसे वहाँ पर चुनकर रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी की यह भी शक्ति है कि बड़े बड़े जितने भी पद है, यूपीएससी हो गया, आपके जो सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट हो गए, इनके जजों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देश का जितना भी बड़ा ये पद है, जितने भी बड़े बड़े पद हैं, उनकी नियुक्तियां भी राष्ट्रपति जी करते हैं। ये उनकी कार्यपालिका शक्ति है। दोस्तों, केंद्रीय प्रदेशों का शासन, केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासन पर राष्ट्रपति का ही नियंत्रण होता है। केंद्रीय प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति के नाम पर ही चलाया जाता है। राष्ट्रपति अंडमान व निकोबार, लक्षद्वीप, दादर, नागर हवेली, गोवा, दमन द्वीप,
और आप दोस्तों अभी 2 हमारे 3 और भी बने, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को मिला दिया गया है केंद्र, और वह केंद्रीय क्षेत्रों को प्रशासन चलाने के लिए कुछ केंद्रीय क्षेत्रों में चीफ कमिश्नर, दोस्तों क्षेत्र की जगह क्षेत्र है, चीफ कमिश्नर नियुक्त कर सकते हैं। वह किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल संघ क्षेत्र को प्रशासन नियुक्त करता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि केंद्रीय प्रदेश, जैसे आपका दिल्ली हो गया, ठीक है दोस्तों, दादर नागर हवेली हो गया। दिल्ली तो चलो मुख्यमंत्री के अंदर चलता है दोस्तों, दादर नागर हवेली हो गई, तो इन सब जगहों पर दोस्तों मुख्यमंत्री नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर जहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं है वहाँ पर राष्ट्रपति जी, चीफ कमिश्नर जो वहाँ के होते हैं, उनके हिसाब से वो राष्ट्रपति जी से पूछ कर चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन जगहों को राष्ट्रपति जी अपने हिसाब से चलाते हैं, वो देखते हैं वहाँ पर सब कुछ बरकरार है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं जो केंद्रीय शासित प्रदेश है उन पर भी मुख्य रूप से राष्ट्रपति जी अपना ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों ये भी उनकी एक कार्यपालिका शक्ति है। दोस्तों किसी को पद से हटाना हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को हटाते हैं। राष्ट्रपति एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को उनके पद से हटा सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर यह भी बताया गया कि अगर किसी को भी पद से हटाना हो, जैसे वो पद पर नियुक्त कर सकते हैं वैसे ही इस पद पर हटा भी सकते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया के अनुसार अगर उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति ने यह काम गलत किया है, उसे वो सिद्ध होता हुआ दिखता है, फिर वो सिद्ध चीज़ को प्रसारित करते हैं, फिर उसके खिलाफ वोट होते हैं, फिर जाके उस पद से उन्हें हटाया जा सकता है। तो ये क्या है दोस्तों, ये एक तरह का एक हटाने का जो काम है उसके अंदर जो प्रोसीजरल है वो राष्ट्रपति द्वारा ही होगा। अगर मान के जज को हटाना तो इम्पीचमेंट के थ्रू हटेंगे, लेकिन उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होगी, लेकिन उसे हटाएगा कौन, तो हमारे देश के राष्ट्रपति जी। विदेशी मामले, राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामले में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति विदेश में भेजे जाने वाले राजदूत, कूटनीतिक प्रतिनिधियों तथा वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करते हैं। तो देखो दोस्तों, जो भी हमारे देश से बाहर दूसरे देश के लिए राष्ट्र जाएगा, जैसे हमारे इधर राजदूत चले गए, उसका कूटनीतिक प्रतिनिधि जो वहाँ पर हमारे तरफ से बात करने जाते हैं, हमारी बातों को रखने जाते हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं वहाँ पर जाके हमें रिप्रेजेंट करते हैं, उन सब की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। और विदेशों से आए राजदूतों अन्य प्रतिनिधियों के साथ प्रमाण पत्र पर स्वीकार करते हैं। अन्य देशों से संधियाँ, दोस्तों शाम वाले संधि नहीं, ये संधि, ये वाला संधि है, ठीक है दोस्तों। तो संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। तो देखो दोस्तों, किसी 2 देशों के बीच में जो भी समझौता होगा वो राष्ट्रपति के नाम पर होगा। उसके अलावा जो उस देश में कोई भी जाएगा वो हमारे राष्ट्रपति जी से चुनेंगे, उसके वहाँ से कोई आएगा तो हमारे राष्ट्रपति जी से ही कोई सौदा करेगा। तो यहाँ पर यही बताया गया दोस्तों कि विदेशी मामलों में भी राष्ट्रपति जी की यहाँ पर क्या एक स्थिति है। तो देखो दोस्तों, अब एक बार फिर से हम कार्यपालिका की 7 शक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति जी की कार्यपालिका शक्ति क्या है, प्रशासनिक शक्ति है कि उनको प्रशासन में कैसे वो काम करते हैं, सैनिक शक्ति है किस तरीके से वो सेना के हेड हैं, किस तरीके से मंत्री परिषद प्रधानमंत्री को वो नियुक्त करते हैं, कैसे वो बड़े बड़े पदों की नियुक्तियां करते हैं और खाली पदों को भरते हैं, किस तरीके से केंद्रीय प्रदेशों पर उनका काम चलता है, कैसे वो दादर नागर हवेली हो गए, ऐसे छोटे छोटे जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर कोई प्रधानमंत्री नहीं है, या फिर जहाँ पर उन चीफ कमिश्नर के थ्रू कैसे उस क्षेत्रों का ध्यान रखते हैं, उसे सही से चलाते हैं। पद से हटाने की शक्ति, अगर किसी को बड़े पद से हटाना भी हो तो एक तरीके के बाद वो उसे कैसे हटा सकते हैं। विदेश में कोई भी व्यक्ति जाएगा या फिर वहाँ से कोई भी हमारे साथ संधि व समझौता होता है वो राष्ट्रपति के नाम पर होता है दोस्तों। उसके अलावा राज्य सरकार को निर्देश देना, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का यह भी अधिकार प्राप्त है कि राज्य सरकार को निर्देशित, नियंत्रित और संबद्ध पत्र करे, राज्यों के आपसी झगड़ों के बंटवारे के संबंध में परामर्श दे, उनमें तालमेल बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कर सकते हैं। यदि कोई राज्य राष्ट्रपति द्वारा दिए गए नियमों का पालन नहीं करता तो राष्ट्रपति को उस राज्य में संकटकालीन स्थिति की घोषणा करके उस राज्य के शासन को अपने हाथ में लेने का अधिकार है। देखो दोस्तों, मान के चलो कभी ऐसा ना हो ये 2 राज्य हैं, ठीक है, और इन 2 राज्यों के बीच बहुत झगड़ा हो रहा है, तो पहले दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी क्या करेंगे कि वहाँ पर अपने एक राय देंगे, अपनी राय नहीं देंगे, वो किसी हेड से किसी से भी पूछ सकते हैं, अटॉर्नी जनरल किसी से भी पूछ सकते हैं कि इस जगह पर क्या होगा, या किसी विशेष व्यक्ति को ले सकते हैं कि आप मुझे इधर कानूनी सलाह दीजिए कि इस झगड़े का निपटारा कैसे होगा। अगर वो उससे नहीं मानते तो वो एक काउंसिल, कई
समझदार लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे और उसे कहेंगे कि इस जगह के झगड़े को निपटारा करो। और अगर इन दोनों की बात भी वो राज्य नहीं मानते तो वहाँ पर राष्ट्रपति जी संकटकालीन वहाँ पर इमरजेंसी लगा देंगे और फिर उसे अपने ढंग से ठीक करेंगे मामले को। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, राष्ट्रपति जी किस तरीके से पहले चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हैं दो राज्यों के बीच, और फिर जब नहीं सुलझता तो उसे वो खुद सुलझाते हैं। तो यहाँ पर उनकी यह एक क्या शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है। दोस्तों अब यहाँ पे बताया गया सूचना प्राप्त करने का अधिकार। राष्ट्रपति जी को संघ में समस्त विषयों पर सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। प्रधानमंत्री से प्रशासन के संबंध में कोई भी सूचना मांग सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद संसद के समस्त महत्वपूर्ण विषयों के बारे में सूचना देते हैं। राष्ट्रपति किसी एक मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को समूचे मंत्रिमंडल के विचार का अर्थ कह सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आज के टाइम में जैसे हम देख लें कि कोरोना वायरस हो गया, चाइना का झगड़ा हो गया, या कोई भी जो आज के टाइम में हमारे देश में दिक्कतें चल रही है, तो देखो दोस्तों इस टाइम में अगर राष्ट्रपति जी चाहे, वैसे तो बीच में हमारे प्रधानमंत्री खुद ही गए थे राष्ट्रपति को सारी बात बताने, तो अगर राष्ट्रपति जी को कोई भी चीज़ पूछनी होगी तो वो कभी भी प्रधानमंत्री को बुला के उस मामले की जानकारी ले सकते हैं कि भाई इस मामले में क्या हो रहा है, कहाँ तक बात पहुँच रही है, क्या दिक्कत है, कैसे क्या है। तो उनको किसी भी मामले का, सिक्योरिटी हो, कोई भी मामला हो, उसकी वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यह राष्ट्रपति जी की एक खासियत है। उसके बाद दोस्तों नियम तथा अधिनियम बनाने का अधिकार। राष्ट्रपति कोई विषयों से संबंधित नियम तथा अधिनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। जैसे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी नियम बना सकते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि कोई भी नियम किसी के लिए भी राष्ट्रपति बना सकते हैं। मान के चलो अगर उन्हें कोई ऐसी चीज़ लग रही है जो कानून नहीं बन पा रहा है और वहाँ पर छोटे समय के लिए या फिर कुछ कानून कुछ समय के लिए बनाना है, तो राष्ट्रपति जी वो भी नियम बना सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ये राष्ट्रपति जी की सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका शक्ति हमने पढ़ी है। तो अभी 25 से 25 नंबर लाने हैं, तो आपको विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्तियाँ भी पढ़नी है। उसके अलावा दोस्तों आपको अभी हमें अशांतिकालीन शक्तियाँ भी पढ़नी है। तो कार्यपालिका शक्ति को इतनी मुश्किल नहीं है दोस्तों, यही सारी शक्तियाँ हैं जिसे आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं विधायी शक्ति। तो देखो दोस्तों, विधायी शक्ति का मतलब क्या है? विधायी शक्ति का मतलब है कानूनी शक्ति। देखो दोस्तों, ये कोरोना वायरस जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा था, उससे पहले एक चीज़ हुई थी दोस्तों, जो निर्भया रेप केस के जो दोषी थे उनको फांसी की सज़ा मिली थी, ठीक है दोस्तों। और उसके 2, 4, 5 दिन के अंदर ही फिर ये लॉकडाउन हो गया था, तो इतना मामला पता नहीं चला था दोस्तों। आपको पता है उनकी फांसी में बहुत देरी हो रही थी, क्योंकि वो राष्ट्रपति जी के सामने क्षमा याचिका बार बार लगाए जा रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो जानने की राष्ट्रपति का सबसे बड़ा अधिकार यह भी है कि अगर वो किसी भी व्यक्ति की फांसी की सज़ा रोक सकते हैं। अगर वो उस पर साइन कर देंगे तो व्यक्ति को फांसी मतलब कि मौत के आगे भी उन्हें जीवन मिल सकता है। तो राष्ट्रपति जी के पास एक कानूनी शक्ति इतनी बड़ी है। तो उनकी बहुत सारी शक्तियाँ कानूनी, हम धीरे धीरे एक एक चीज़ करके बात बुला करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको थोड़ा मूड स्विंग करने के लिए या फिर आपको थोड़ा मूड पढ़ाई में दोबारा लगाने के लिए किया था। अगर आपको देखो दोस्तों कुछ टाइम फ्री होकर आप दोबारा वीडियो 10 सेकंड 20 सेकंड या 1-2 मिनट फ्री होकर फिर देख सकते हो। देखो दोस्तों, विधायी शक्ति का मतलब है भारत का राष्ट्रपति यानी संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। देखो दोस्तों, राष्ट्रपति ना लोकसभा के सदस्य हैं ना राष्ट्रपति के, लेकिन वो इस देश के एक अभिन्न अंग है। वो पार्लियामेंट का अभिन्न अंग है। अभिन्न मतलब जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता, वो अंग है। अनुच्छेद 79 में लिखा गया है, संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो संस्थाओं से मिलकर बनेगी, जिसका नाम है राज्यसभा, लोकसभा। तो दोस्तों अनुच्छेद 79 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इस देश का संसद है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो सबसे पहली बात, इस देश को कानून जो है या संविधान है वही कहता है कि पार्लियामेंट अधूरा है राष्ट्रपति के बगैर। संसद का अधिवेशन बुलाना और सत्र करना। देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि संसद के अंदर हर 6 महीने पर एक सत्र होता है, ठीक है दोस्तों। अभी मानसून सत्र होने वाला था, वो रुक गया है। तो दोस्तों वो सत्र क्यों होते हैं? शीतकालीन सत्र होता है वो दोस्तों। सत्र या जो सेशन होता है वो इसीलिए होता है ताकि वहाँ पर कानून बन सके, लोग चर्चा कर सके, ये वो। तो राष्ट्रपति जी का सबसे बड़ा काम है कि वो अधिवेशन बुला सकते हैं हर 6 महीने में, और सत्र करना, कोई स्पेशल मीटिंग, कोई ऐसी चीज़ लगी तो वो स्पेशल मीटिंग भी करा सकते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति संसद नहीं, लेकिन वह का एक आवश्यक अंग है। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाना, समाप्त करना,
राष्ट्रपति के पास शक्ति है। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को सत्र को बुला सकते हैं। राष्ट्रपति को संसद के वर्ष से कम 2 अधिवेशन बुलाने पड़ते हैं तथा इन दोनों अधिवेशन में 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, साल में राष्ट्रपति जी को 2 अधिवेशन बुलाने ही होंगे और उन दोनों अधिवेशन में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो यह बात बताई गई है। संसद के अधिवेशन का उद्घाटन और संशोधन। तो देखो दोस्तों, संसद का जो अधिवेशन है, जो उसका मीटिंग है या सेशन है, उसका उद्घाटन करते हैं कि भाई आज सेशन है, और संशोधन उसके अंदर बदलाव भी करते हैं। लोकसभा के आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को इकट्ठे, ठीक है दोस्तों, खट्टे की जगह इकट्ठे अधिवेशन में अपना भाषण देते हैं, जिसमें सरकार की नीतियों पर प्रकाश डालते हैं, सरकार के वैधानिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा वह प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन में अपना भाषण देते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है कि जब 5 साल में या फिर कभी भी एक नई सरकार चुनकर आती है तो राष्ट्रपति जी उस सरकार के फैसले बताते हैं कि यह सरकार आके ये काम इस पार्लियामेंट में करेगी जो उन्होंने कहा था। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जब हर साल में एक बार जब सेशन शुरू होता है, जैसे 2020 में नया सेशन शुरू होगा, ठीक है दोस्तों, तो उस सेशन में साल का पहला भाषण राष्ट्रपति जी देंगे कि हम ये काम करने वाले हैं या ये काम हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी के पास यह भी एक वैधानिक अधिकार है, तो ये उनकी एक कानूनी शक्ति है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना। तो देखो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि लोकसभा में जो दो सीटें हैं एंग्लो इंडियन के लिए रखी गई है, तो ये कौन चुनते हैं? राष्ट्रपति चुनते हैं। वो देखते हैं कि 2 एंग्लो इंडियन पार्लियामेंट में चुनकर आए कि नहीं। अगर नहीं आए तो इन्हें वो खुद चुनकर लाते हैं। तो अगर लोकसभा में एंग्लो इंडियन जाति के सदस्यों का पर्याप्त स्थान प्राप्त ना हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन जाति के प्रतिनिधियों का नियुक्त में लोकसभा में करते हैं। तो देखो दोस्तों, एंग्लो इंडियन के बारे में आपको बता देता हूँ। एंग्लो इंडियन के बारे में मतलब होता है जो कहीं ना कहीं पिता के रूप से, ठीक है, ब्रिटिश खून हो और माता के रूप से भारतीय खून हो और वो भारत में रह रहे हैं, उनका एक अलग से हमारे देश में एंग्लो इंडियन एक समूह है। ठीक है दोस्तों, तो उन समूह में वह देखते हैं कि वो लोग पार्लियामेंट में चुनकर आए। अगर नहीं आते तो राष्ट्रपति जी ऐसे 2 व्यक्तियों को चुनते हैं। सीधी बात। राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करना। तो ठीक है दोस्तों, 12 सदस्य आपको पता ही है कि राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, हर साल जो 12 व्यक्ति होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया हैं, उन्हें चुनने का अधिकार संविधान देता है। तो ये अधिकार किसे मिला हुआ है? राष्ट्रपति जी को। तो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करना। ठीक है दोस्तों, हम चुनाव करके भेजते हैं, वो अपने मनोनीत करते हैं। भारत का राष्ट्रपति 12 व्यक्ति को, जिन्हें कला मतलब दोस्तों आर्ट, साहित्य, विज्ञान, किसी चीज़ में, सामाजिक सेवा में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह से ही करता है। लेकिन दोस्तों, इसमें भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के से पूछे बगैर नहीं कर सकते। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर मान के चलो कल आपके पास, अगर आप साइंस फील्ड में आगे हो गए, जैसे मान के चलो अभी हमारे इसरो के जो हेड हैं, कल भी वो भी राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए आप उन्हें देख सकते हो कि वो उनको एक सीट मिली हो। ठीक है दोस्तों, 12 सदस्यों में। या फिर आप बहुत अच्छे कहीं ना कहीं किसी चीज़ में आगे हैं तो उस चीज़ की वजह से आपको मिल सकता है। कई बार आप देखते होंगे कई लोग कला के रूप में हीरोइन होते हैं या एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, वो उनके फील्ड में, या फिर कोई बहुत बड़ा राइटर होता है उनको, इन सबको राष्ट्रपति अपने मन से पसंद कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से वो सलाह जरूर लेते हैं, प्रधानमंत्री उन्हें इस चीज़ में सलाह जरूर देता है। तो देखो दोस्तों, ये कानूनी शक्ति आपको सब पता चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि विधायी शक्ति में अधिवेशन बुलाना, मीटिंग बुलाना, मीटिंग के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, अधिवेशन का उद्घाटन करना, उसके बाद में एंग्लो इंडियन को चुनना, 12 सदस्यों को चुनना, संयुक्त अधिवेशन बुलाना। यदि संसद के दोनों सदनों में किसी विषय पर असहमति प्रकट करे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों के अधिवेशन या उनको एक ग्रुप में बुलाते हैं। देखो दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा अलग अलग लगती है और लोकसभा से जो बिल पास होता है वो राज्यसभा में जाता है, जो राज्यसभा से पास होता है वो लोकसभा में जाता है। अगर दोस्तों यह कानून पास नहीं हो पा रहा, मान के चलो एक बिल है वो पास नहीं हो पा रहा और अटका हुआ है, तो ऐसे टाइम में उनके बीच की जो एक खटपट होती है, राष्ट्रपति ये कोशिश करते हैं कि वो खटपट दूर हो और एक नया कानून आए या फिर देश को जिस कानून की ज़रूरत हो वो जल्दी से जल्दी पास हो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह भी एक खासियत, सिर्फ राष्ट्रपति जी के पास ये पावर है और कोई ये पावर या इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रपति जी की विधायी शक्ति है कौन सी है। अब दोस्तों, राष्ट्रपति की एक और शक्ति है जिसे बोलते हैं संसद के नाम संदेश भेजना।
देखो दोस्तों, अगर संसद, इस देश की संसद क्या कर रही है कैसे नहीं, तो ये जो एक मैसेज होगा ना, ये प्रधानमंत्री जी भेजेंगे ना कोई, ये राष्ट्रपति जी भेजते हैं दुनिया को कि भारत का राष्ट्रीय संसद के किसी भी सदन का अपना संदेश भेज सकता है, जिस पर संसद का विचार विमर्श करना पड़ता है। वह अपने संदेश में सरकार की विशेषताओं का उल्लेख करता है, संसद दिन से कोई विशेष कानून बनाने की आशा करता है, संसद को अवश्य राष्ट्रपति संदेश पर विचार विमर्श करना पड़ता है, लेकिन उस विचार को मानना या ना मानना संसद की अपनी इच्छा पर ही निर्भर करता है। देखो, मान के चलो दोस्तों, इस देश में एक पल के लिए शिक्षा का स्टैंडर्ड, या फिर हम कहें, या फिर एक कहीं ना कहीं इस देश को टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। या कोई ऐसा काम है जो राष्ट्रपति के मन में इच्छा बहुत है, जैसे राष्ट्रपति चाहते हैं कि यहाँ पर गरीबों के लिए कोई प्रोग्राम चला जाए, कुछ भी, तो राष्ट्रपति जी अपना एक लेटर लिखेंगे और उसमें लिखेंगे कि मैं ये आशा करता हूँ कि आप गरीबों के लिए, या फिर आप शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर आप कला के क्षेत्र में, या फिर आप खेल के क्षेत्र में इन चीज़ों का उत्थान करें, या फिर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो देखो दोस्तों, उससे क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा के पास ये बात पहुंचेगी कि इस देश को किसकी ज़रूरत है। लेकिन अब ये प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा और राज्यसभा पर निर्भर करता है कि वो इसे माने या ना माने। वो देखो, सरकार तो अपने हिसाब से कानून बनाएगी, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो एक तरह से अपने मन की बात रखते हैं कि भाई इस देश में ये चीज़ों की ज़रूरत है, इसे जरूर जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये शक्ति भी आप या मैं नहीं भेज सकते कि सरकार को क्या करना चाहिए, लेकिन ये सब पावर किसके पास है, राष्ट्रपति जी के पास है, कि वो अपने मन की बात पार्लियामेंट के सामने रख सकते हैं। मानना ना मानना ये लोकसभा और राज्यसभा की इच्छा है। देखो दोस्तों, ये समझ में आ गया। अब दोस्तों, अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश का मतलब होता है दोस्तों जो कानून अभी बना नहीं है, ठीक है दोस्तों, जो कानून बना नहीं है, लेकिन जो कानून बना नहीं है लेकिन उस कानून को कुछ जो इतनी ज़रूरत पड़ जाए उस कानून की, उसे कुछ समय के लिए लागू कराना अध्यादेश कहलाता है, ठीक है दोस्तों। मान के चलो अभी कोई कानून लाना है, ठीक है, और उस कानून को लोकसभा राज्यसभा से पास कराते कराते 6 महीने लग जाएंगे या नहीं भी टाइम लगेगा, लेकिन देश को उसकी ज़रूरत आज है, तो उसके लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। जब हमारे देश में संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो और कोई विषय राष्ट्र के हित में अत्यधिक आवश्यक हो, ठीक है दोस्तों, संसद में अधिवेशन नहीं चल रहा, कोई विषय या कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है राष्ट्र के लिए, संसद का अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश भी कानून की तरह होता है, लेकिन इसकी स्वीकृति संसद का अधिवेशन शुरू होने से 6 सप्ताह के अंदर अवश्य प्राप्त करनी होती है, और अगर संसद स्वीकृति प्रदान करे तो अध्यादेश कानून बन जाता है, अन्यथा निरस्त हो जाता है। देखो दोस्तों, अगर वह 6 हफ्ते, ठीक है दोस्तों, अगर वह रख दिया गया संसद के सामने जब चालू हुई, मान के चलो आज अध्यादेश बना और जब भी संसद चालू हुई उसे संसद में रख दिया जाएगा, अगर संसद उसे पास कर देती है तो कानून बन जाएगा, अगर नहीं करती तो वह खारिज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यह बताइए कि दोबारा भी ये चीज़ रखी जा सकती है, इसलिए अध्यादेश 6 महीने से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकता। राष्ट्रपति स्वयं अपने अध्यादेश को किसी समय भी वापस ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर एक बार संसद उसे पास नहीं करती तो दूसरी बार जाएगा, दूसरी बार भी नहीं पास करती तो वो नहीं, फिर उसके बाद ले जाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने आज अगर कोई अध्यादेश जारी किया है तो वो उसे कल वापस भी ले सकते हैं, ये खासियत राष्ट्रपति जी के पास है। तो देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस देश में कानून लाना बिना पास हुए, ये बहुत बड़ी खासियत किनके पास है, राष्ट्रपति जी के पास। तो ये इनके पास बहुत बड़ी विधायी शक्ति है। संसद द्वारा पास किए गए विधेयकों पर स्वीकृति, तो देखो दोस्तों, कोई भी कानून संसद से पास होता है, लोकसभा राज्यसभा से, तो वो साइन करने के लिए किसके पास जाता है, वो राष्ट्रपति जी के पास जाता है। तो कहीं ना कहीं बिना राष्ट्रपति जी के वो कानून नहीं बनेगा साइन के बगैर। तो संसद द्वारा सभी विधेयकों के पास होने के पश्चात उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को स्वीकृति ना दे तो उस विधेयक को संसद के पास पुनः विचार के लिए भेजा जा सकता है। यदि अब विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पास होकर पुनः राष्ट्रपति के पास चला जाए तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होगी। तो मान के चलो दोस्तों, अगर लोकसभा राज्यसभा में कोई कानून पास होता है और वह राष्ट्रपति जी के पास होने के लिए जाता है, विधेयक कानून बनने जाता है, तो राष्ट्रपति के पास यही एक खासियत है कि उस पर पुनर्विचार के लिए 14 दिन के लिए भेज सकते हैं। अगर वह 14 दिन में पास नहीं होता दोस्तों तो फिर उसे दोबारा भेजेंगे, और दोबारा भेजने पे भी अगर लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया तो फिर राष्ट्रपति जी को उसे पास करके कानून बनाना ही पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति जी उसे नहीं रोक सकते। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम एक बार दोबारा से इन सभी शक्तियों को देख लेते हैं
तो देखो दोस्तों, एक और शक्ति उसके बाद हम दोबारा देख लेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब है लोकसभा को भंग करने की शक्ति। भारत का राष्ट्रपति जब चाहे संसद के निचले सदन लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन वास्तव में शक्ति को प्रधानमंत्री परामर्श पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लोकसभा में गिर जाने के बाद जब कोई अन्य दल अथवा दल गठबंधन सरकार को गठन करने में सफल नहीं हो सके तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग कर दिया गया था। देखो दोस्तों, आज के टाइम में हमारी जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो पूरी बहुमत में है। अगर मान के चलो ऐसा होता कि वो बहुमत में नहीं होती, ठीक है दोस्तों, वो कई पार्टियों के साथ मिलकर चल रही होती और उनकी पार्टी में गड़बड़ होने के कारण वो प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मना कर देते कि हमारा समर्थन इस प्रधानमंत्री को नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे टाइम में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से पूछते कि आपके पास कोई समर्थन ही नहीं है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री बोलता है कि आप लोकसभा को भंग कर दो। फिर राष्ट्रपति देखते हैं कि कोई और पार्टी सरकार बना सकती है, अगर बना सकती है तो उसे बनाने के लिए कहते, नहीं तो लोकसभा भंग कर दी जाती। मतलब उस साल लोकसभा बंद कर, जैसे 5 साल के लिए सरकार चुनी गई है तो बीच में लोकसभा भंग 3 साल में ही बंद हो जाएगी, फिर दोबारा नई सरकार चुनी जाएगी 5 साल के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों यही बताया गया है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास ही है। तो देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति जी की विधायी शक्तियों की। तो राष्ट्रपति जी के विधायी शक्तियों की दोस्तों कौन कौन सी है? संसद का अधिवेशन बुलाना, संसद के अधिवेशन का उद्घाटन करना, लोकसभा में एंग्लो इंडियन को देखना, 12 सदस्यों को मनोनीत करना, संयुक्त अधिवेशन बुलाना, संसद के नाम संदेश भेजना और अध्यादेश जारी करना, विधायकों पर स्वीकृति देना और किसी भी लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों उनकी आती है वित्तीय शक्ति। अब दोस्तों ज़्यादा आपको इतनी गहराई में नहीं पढ़ना होगा, बहुत छोटे छोटे शक्तियाँ हैं। वित्तीय शक्तियाँ मतलब होता है पैसों की शक्तियाँ, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों, प्रत्येक वित्तीय शक्ति, ठीक है दोस्तों, कोई भी इस देश में पैसे का काम होगा वो बिना राष्ट्रपति जी के पास नहीं होगा। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष शुरू होने से पूर्व राष्ट्रपति संसद के सामने वार्षिक बजट और अनुपूरक बजट रखवाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, एक बजट जो पूरे साल का और एक होता है सप्लीमेंट्री बजट, ठीक है दोस्तों, कि इतना खर्चे लगभग आ सकता है। तो यहाँ पर यही बजट किसके सामने रखा जाता है? जो बजट रखा जाता है वो राष्ट्रपति जी के सामने रखा जाता है कि राष्ट्रपति सर, हमारे साल भर का खर्चा और साल भर की कमाई ये होने वाली है, ठीक है दोस्तों। कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। देखो दोस्तों, अगर कोई पैसे से जुड़ा बिल है, जो देश के लिए कोई नया खर्चा आ गया पैसे के लिए, तो वो बिल राष्ट्रपति जी को बताना पड़ेगा कि ये बिल आने वाला है। तो राष्ट्रपति जी देखते हैं कि ये वित्तीय बिल है भी कि नहीं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना एक धन विधेयक नहीं आ सकता। धन विधेयक आपको पता ही होगा दोस्तों, से लोकसभा ही से ला सकते हैं, राज्यसभा इसमें नहीं भी करेगी तो ये पास हो जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति से पहले पूछना पड़ता है कि इस बिल को लाया जाए या नहीं। राष्ट्रपति संसद से पूरक मांगे, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, अतिरिक्त एडिशनल अपावभत्त, एक्सेप्शनल अनुदानों की मांग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मान के चलो सरकार ने सोचा कि इस साल हम यह पुल या ये सड़क इतने करोड़ में या इतनी चीज़ ये इतने में बना लेंगे, और सरकार उतने में नहीं बना पाई, सरकार को लगा कि हमें और पैसों की ज़रूरत है। तो ऐसे टाइम में वो जो पैसे मांगेगी वो किससे मांगेंगे? राष्ट्रपति से। पूरक मांगे, फालतू की मांगे हो गई, मतलब कि जो फालतू खर्चा आया वो मांग हो गई, या कोई ऐसा खर्चा आ गया जो सरकार ने नहीं सोचा था। सरकार ने सोचा था यहाँ पर पुल बनाया जाएगा वगैरह वगैरह, हम इतना किसानों को दे देंगे, लेकिन किसानों ने क्या करा, कोर्ट में केस दिया और कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इसकी ज़मीन का इतना दाम देंगे, और वो दाम बहुत अधिक हो गया। तो ऐसे में जो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वो राष्ट्रपति से पूछ कर ही सरकार के खजाने से लिया जाएगा। राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो देखो दोस्तों, वित्त आयोग जो है, जो फाइनेंस जो आयोग है, उस आयोग के जो हेड है वो राष्ट्रपति चुनते हैं और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति वित्त आयोग के परामर्श से राज्यों तथा केंद्रों में करों का बंटवारा करते हैं। देखो दोस्तों, राष्ट्रपति ये भी देखते हैं कि किस राज्य का कितना खर्चा है, वित्त आयोग जो उन्हें बताता है वो उस हिसाब से उसे बांट देते हैं। वित्तीय संकट काल के समय सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती के आदेश दे सकते हैं। देखो दोस्तों, आज तक हमारे देश में कभी भी वित्तीय संकट नहीं आया है, लेकिन अगर कभी ऐसा संकट आता है दोस्तों, तो सरकार, राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में काट छाट कर सकती है। तो देखो दोस्तों, कई बार कोरोना वायरस अगर हमारे देश को ज़्यादा तबाह करता है, कोई बहुत दिक्कत आती है सरकार के पैसों में, खजानों में, तो सरकार ऐसा कर सकती है कि वो वित्तीय संकट ले आए, और वित्तीय संकट आने के बाद जो उनकी सैलरी है वो राष्ट्रपति ही काट सकते हैं। तो समझ गए दोस्तों आप वित्तीय शक्तियाँ। तो यहाँ पर आप एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों। आप
थोड़ा अपने दिमाग को रिफ्रेश भी हो जाएगा आपका दिमाग। तो देखो दोस्तों, कार्यपालिका शक्ति हम समझ गए, विधायी शक्ति समझ गए, वित्तीय शक्ति समझ गए। अब दोस्तों न्यायिक शक्ति समझते हैं। न्यायिक शक्ति का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ? न्यायिक शक्ति का मतलब होता है दोस्तों जो बिल्कुल ही कानूनी शक्ति होती है, जो बिल्कुल ही कानून न्यायालय से जुड़ी हुई है। तो न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति को बहुत सी न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदान हैं। अपने कार्यकाल में अपनी शक्तियाँ और कार्यों का प्रयोग करने से ले किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ी शक्ति तो यह है राष्ट्रपति जी की कि जो भी वो काम करते हैं उसको कभी भी उस काम के लिए राष्ट्रपति जी को कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता। याद रखना दोस्तों, क्योंकि वो काम वो नहीं करते, वो काम कौन करता है? उस समय की पार्लियामेंट, मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री से पूछ कर किया जाता है। और इसके अलावा उनके एक पद की गरिमा है, इसीलिए राष्ट्रपति को किसी भी काम के लिए कभी भी कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, न्यायालय में उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है। वह किसी भी अपराध के दंड को समाप्त कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के मामले, विशेषता मृत्युदंड के मामले में मृत्युदंड माफ़ करना, दंड में कमी करना, उसे नरम करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। परंतु यदि किसी सैनिक न्यायालय में कोई किसी व्यक्ति को सज़ा दी है तो राष्ट्रपति उसे सम्मान नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना होगा कि अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें राष्ट्रपति को लगे कि इसकी सज़ा कम हो कर देनी चाहिए, या फिर इसकी मृत्युदंड से बचा लेना चाहिए, या फिर इसकी सज़ा ख़त्म कर देनी चाहिए, तो वो शक्ति राष्ट्रपति के पास है। जब न्यायालय उसको पास, मान के न्यायालय ने किसी को सज़ा दे दी तो उसके बाद उस सज़ा को कम करना, उस सज़ा को ख़त्म करना या उसकी फांसी तक को टालने का अधिकार किसके पास है? हमारे राष्ट्रपति जी के पास। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर बताई गई है कि अगर कोई सैनिक, मान के चलो सैनिक न्यायालय जो मार्शल कोर्ट है, अगर वो कुछ फैसला देता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति जी के हाथ बंधे हुए हैं, वहाँ पर वो कुछ नहीं कर सकते। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो देखो दोस्तों, जो इस देश का तीसरा अंग, मेन अंग है, जिसे बोला जाता है न्यायपालिका, उसके हेड की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी यहाँ पर एक अपनी वैल्यू हो गई कि मतलब वो तीसरे पिलर के भी हेड है। राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक मामले के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं, परंतु बस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये मारने नहीं, मानने होगा कि राष्ट्रपति जी जो हैं वो किसी भी संवैधानिक मामले, कोई भी ऐसा कानूनी मामला है, वो किसी भी, उन्हें लगा कि यार इसमें क्या होगा, उन्हें समझ नहीं आया, तो वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें बताएगा कि ये कर लीजिए। अगर राष्ट्रपति जी को लगा कि ये बात सही है तो उसे मान सकते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कि उन्हें मानना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कुछ लगता है तो ये बात राष्ट्रपति जी की अपनी एक शक्ति है, या फिर उनके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो पूछ सकते हैं, लेकिन उसका मानना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो राष्ट्रपति की शक्ति, सामान्यतः शक्ति हम कह सकते हैं संकटकालीन शक्ति काफ़ी विस्तृत है। तो देखो दोस्तों, अब हमने कहीं ना कहीं 75% अपना जो राष्ट्रपति शक्ति और कार्य का सिलेबस है वो ख़त्म कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे संकटकालीन शक्तियाँ। तो देखो दोस्तों, 2 मिनट मैं भी रेस्ट ले सकता हूँ और मैं ले भी रहा हूँ। यहाँ पर मैं नॉर्मली आपको दोस्तों थोड़ा रिवाइज़ करा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए और आप यहाँ पर समझ भी सके। देखो दोस्तों, हम एक बार मोटा सारी चीज़ समझ लेते हैं। तो हम ये समझते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति जी नॉर्मली उनकी शक्ति और कार्य और उनकी स्थिति क्या है। तो देखो दोस्तों, वो उनकी स्थिति यह है कि उन्हें संविधान के हिसाब से देश को चलाना है। जो कानून उनके पास आ रहे हैं उन्हें पास करना है। पास करने के अलावा उन्हें देखना है कि उनके पास परामर्श दे वो दोबारा सोचने का मौका दे कि भाई इसे सोच के कर लो। उसके बाद उन पे विभिन्न कार्यपालिका शक्ति है, वो हर किसी हेड को चुनते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह से बेशक चुनते हैं लेकिन वो चुनते हैं। उसके अलावा उनको मेन रूप से दोस्तों राष्ट्रपति जी को इसलिए रखा हुआ है कि जो काम जनता के द्वारा लोग चुने हुए लोग कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो मंत्रिमंडल कर रहा है, वो काम सही कर रहा है कि नहीं, और नहीं कर रहा तो उसे वो कोशिश करते हैं बताने की। उसके बाद 2 राज्यों के बीच में कोई भी ऐसा मामला लगता है, कोई वित्त से जो उनको देखते हैं कि देश का खजाना सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, उसके कहीं ना कहीं एक तरह से गार्जियन वाला रोल है। लेकिन वो एक ऐसे गार्जियन है दोस्तों जो अपनी नहीं चला सकते, उन्हें भी किसी की सुनकर चलाना होगा। तो वो सुनने वाले भी कौन है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। तो उन्हें उनसे ही पूछकर काम भी करना है। अब दोस्तों, कभी ऐसा ना हो संकटकालीन शक्ति। संकटकालीन मतलब जब देश पर संकट आ जाता है, जब देश में ऐसी स्थिति आ जाती है कि भाई जब देश नॉर्मल नहीं होता, ठीक है दोस्तों, तो उस टाइम में क्या होता है? तो उस टाइम में दोस्तों राष्ट्रपति जी की शक्ति बदल भी जाती है और कई गुना हो भी जाती है। तो उन सब शक्तियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों,
भारत के संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय प्रणाली में राज्य अध्यक्ष नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, इसलिए भारतीय राष्ट्रपति का नाम मात्र की शक्तियाँ प्रधान है। देखो दोस्तों, हमारे देश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अपनाई गई है। जैसे अमेरिका में कौन सी अपनाई गई है? प्रेसिडेंशियल, राष्ट्रपति वाली, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति अपने मन से काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आप जानती है, वही सारे फैसले वहाँ पर लेते हैं, अगर आप देखते होंगे तो, है ना। लेकिन हमारे देश में फैसला कौन लेता है? पार्लियामेंट, जिसे लोगों ने चुनकर भेजा है। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी फैसला लेते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रधानमंत्री को किसने चुनकर भेजा? हम लोगों ने। तो यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है। तो यहाँ पर अध्यक्ष तो है, हमारे इधर भी राष्ट्रपति है, लेकिन वो खुद काम नहीं कर सकता, उसे पूछ कर करना पड़ेगा। किससे? तो हमारे देश के चुने हुए लोगों से। हमारे देश के चुनकर कौन गए हैं? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो देखो दोस्तों, ये सब आप थोड़ा अगर टीवी वगैरह देखोगे तो आपको नॉलेज भी होगी कि किस तरीके से हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सलाह देते रहते हैं वगैरह वगैरह। तो देखो, भारत के संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, हमने बता दिया। भारतीय राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियाँ जर्मनी के वाइमर, यह वाइमर लिखा हुआ है, वाइमर से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। वाइमर से लिया गया का मतलब है दोस्तों, जो जर्मनी का संविधान है उसे वाइमर बोला जाता है। तो राष्ट्रपति को संकटकालीन इमरजेंसी पावर वहीं से मिली है। और ये कहाँ लिखी हुई है संविधान में? अनुच्छेद 352 से 360 तक में दिया गया है कि भाई राष्ट्रपति जी संकट काल के समय क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बताया हुआ है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा आंतरिक गड़बड़ी से उत्पन्न संकट में 352। देखो दोस्तों, अगर युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, आंतरिक गड़बड़ी हो जाए, तो ये सब अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जा सकता है हमारे देश में इमरजेंसी। तो सन 1978 में संविधान के अनुच्छेद 352 में 44वां संशोधन किया गया। इसमें यह व्यवस्था की गई कि संकटकालीन घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा केवल देश या देश के किसी भाग पर आक्रमण या देश के सशस्त्र विद्रोह के कारण ही की जा सकती है। देखो दोस्तों, 44वां संशोधन हुआ था 1978 में। उसमें बोला गया था कि राष्ट्रपति जी संकटकालीन शक्तियाँ जब भी निकालेंगे जब हमारे देश में कोई दिक्कत होगी आंतरिक रूप से या फिर कोई आक्रमण होगा तब। इस प्रकार की घोषणा मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित सलाह पर ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो मंत्रिमंडल है, जो सारा मंत्रिमंडल है, उससे लिखित सलाह पर होगा। और लेकिन राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो मंत्रिपरिषद को लिखित सिफारिश को दोबारा विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद भेज सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद पर फिर से विचार करके, परंतु जो भी सिफारिश मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति दोबारा करेगा वह उसे मानने के लिए बाध्य होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति जी बोलेंगे एक बार और सोच लो कि इमरजेंसी लगानी है कि नहीं। अगर मंत्रिपरिषद कहेगा हाँ लगानी है, तो दोबारा में राष्ट्रपति जी उन्हें नहीं कहेंगे कि इसे सोचकर फिर से भेज दो। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि राष्ट्रपति जी के पास जो भी वो इमरजेंसी लगाएंगे तो मंत्रिपरिषद की सलाह जरूर होनी चाहिए। जो मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल है या फिर जो मिनिस्टर्स हैं उनसे पूछना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। संकटकालीन घोषणा करने की विधि। तो संकटकालीन घोषणा कैसे होगी कि देश में इमरजेंसी लग गई है या इस जगह पर इमरजेंसी लग गई है। राष्ट्रपति के द्वारा इस प्रकार की घोषणा किए जाने के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों में अलग अलग उनके कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थिति में मतदान में भाग लेने सदस्य के 2/3 बहुमत से स्वीकृति होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, जैसे ही सरकार ने बोल दिया कि राष्ट्रपति जी ने बोल दिया कि संकटकालीन स्थिति लग गई है, तो 30 दिन के अंदर जैसी घोषणा हुई दोनों सदनों से उनके कुल सदस्यों के बहुमत। तो दोस्तों देखो, जो भी लोकसभा है, राज्यसभा है, उनका जो बहुमत है 2/3, ठीक है दोस्तों। अगर 300 है तो 200, 400 है तो 300, ठीक है दोस्तों। और उस घोषणा को लागू करने के लिए प्रत्येक 6 माह उस संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। और हर 6 महीने में, अगर मान के चलो एक बार इमरजेंसी लगी 6 महीने की, अगर दोबारा लगानी है तो दोबारा 2/3 बहुमत से पास करना होगा, ठीक है दोस्तों। 2/3 समझते हो ना आप, कि 3/2, 300/200, 300 में से 200 लोगों की। तो यहाँ पर यह बात बताई गई है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि परंतु लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात रहते अब जैसे दोस्तों 30 दिन 6 महीने लग गई, फिर 6 महीने दोबारा लग गई, उसके बाद लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात उसे इसकी प्रथम बैठक में पेश करना पड़ता है और 30 दिन के अंदर स्वीकृति लेनी पड़ती है। यदि लोकसभा 30 दिन के अंदर स्वीकृति ना करे तो यह घोषणा 30 दिन के बाद समाप्त हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, अगर कोई नई लोकसभा चुनकर आई और फिर से इमरजेंसी लगानी है तो इसे भी 30 दिन के अंदर रखना होगा। अगर वो पास कर देते तो फिर से इमरजेंसी लग जाएगी, नहीं तो नहीं लगेगी। 44वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा के उपस्थित एवं
सदस्यों के साधारण बहुमत संकटकालीन घोषणा समाप्त की जा सकती है। इस पर विचार करने के लिए लोकसभा की बैठक 10 सदस्यों की मांग पर अनिवार्य रूप से बुलाई जाएगी। तो देखो दोस्तों, 44वें संशोधन में बताया गया है कि लोकसभा की घोषणा करने से पहले सिर्फ एक ही बंदा नहीं करेगा, बल्कि 1/10 कम से कम, अगर मान के चलो 700 हमारे लोकसभा राज्यसभा में टोटल चुने हुए लोग हैं, तो उनमें से लगभग आप मान के चलिए 70 से 80 बंदे चाहिए ही चाहिए जिनसे ये चर्चा की जाए। घोषणा का प्रभाव राष्ट्रपति के द्वारा की गई इस घोषणाकालीन शक्ति के निम्नलिखित प्रभाव होंगे। तो देखो दोस्तों, अगर मान के चलो ये सब हो गया और देश में इमरजेंसी लग गई तो क्या क्या होगा। सारे देश का शासन राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। वह राज्य सरकार को आदेश दे सकते हैं और अपने कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करे। तो देखो दोस्तों, राज्य अपने हिसाब से राज्य नहीं चला सकते, वहाँ पर राष्ट्रपति उसे अपने हिसाब से चलाएंगे और वो उसको निर्देश देंगे कि ऐसा ऐसा काम करो। नहीं करेंगे तो उन्हें हटाकर वो खुद वहाँ पर अपने तरीके से काम करेंगे। संसद के समक्ष देश जिस भाग में संकट कार्य की घोषणा की गई है वे राज्य सूची में दिए गए विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार रहेगा। इस प्रकार भारत का संघीय ढांचा एकात्मक में बदल जाएगा। तो देखो दोस्तों, हर राज्य की अपनी अपनी खासियत है। आप देखते होंगे कि किसी राज्य में अलग चीज़, अलग कानून है, किसी राज्य में अलग कानून है, तो वो सब वहाँ पर नहीं होगा। उस टाइम में राष्ट्रपति हर एक राज्य को अपने हिसाब से चलाएंगे। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संकट काल के समय नागरिक को दी गई स्वतंत्रता स्थगित हो जाएगी। तो देखो दोस्तों, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, स्वतंत्रता, यह सब क्या होंगे, प्रतिबंधित कर देंगे। हम कहीं भी ऐसे ही नहीं घूम सकेंगे, ये वो सारी जो हमारी कोर्ट जाने की ये सब चीज़ें बंद कर दी जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि सरकार क्या करेगी या राष्ट्रपति स्वतंत्रताओं को रोक देंगे और ऐसा कानून के विरोध नागरिकों को न्यायालय में जाने का अधिकार भी नहीं होगा। तो अगर हमारे ऐसा होता है कि मौलिक अधिकार को छीन रहे तो हम कोर्ट जा सकते हैं, तो हम कोर्ट भी नहीं जा सकेंगे। 44वें संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई है कि सरकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को लागू करवाने के लिए नागरिकों के न्यायालयों में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते। मूल संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 32 के अधीन नागरिकों के इस अधिकार को भी स्थगित कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, 44वें संशोधन में इस चीज़ को बदला गया था, लेकिन फिर 32 के अंतर्गत इसे बदल दिया गया। संकट काल के समय संसद को कानून पास करके अपनी अवधि को 1 वर्ष बढ़ाने का अधिकार मिल जाता है। तो देखो दोस्तों, अगर 5 साल के लिए सरकार चुनी गई है तो वह 6 साल के लिए भी चुनी जा सकती है, 1 साल वो अपना पीरियड बढ़ा सकती है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति को संघ तथा राज्यों के बीच राजस्व के विभाजन में परिवर्तन करने का अधिकार मिल जाता है। कोई भी सरकार किसी भी राज्य को कम चलाने के लिए पैसा दे सकती है और ज़्यादा भी दे सकती है। तो ये सब कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो हमारे देश में संविधान है या फिर जो एक अलग अलग ढांचा है, जो संविधान में अब तक एक व्यवस्था से चल रहा है, वो सब राष्ट्रपति कहीं ना कहीं अपने हाथ से पूरे देश को चलाएंगे। ऐसा संकट काल समय सबसे पहले अक्टूबर 1962 में घोषित हुआ, जब चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया। सन 1965 में पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किए जाने पर यही घोषणा हुई। 1967 तक लागू रही। दिसंबर 1971 बांग्लादेश की परिस्थितियों में पाकिस्तान द्वारा फिर आक्रमण के करना पड़ा और 26 जून 1975 आंतरिक गड़बड़ी आपातकाल की घोषणा की गई। तो देखो दोस्तों, 1975 में पूरे देश में आपातकाल लगा था और 62, 65, 67, 71 सबके समय में सिर्फ कुछ जगह पर यह घोषणा हुई थी। तो यह एक फ़र्क है। तो दोस्तों, ये मैंने जल्दी थोड़ा खींचा है, आपको समझ में आ जाए ताकि। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर यही है कि राष्ट्रपति जब संकटकालीन इमरजेंसी लगाते तो यह सब काम हो जाते हैं। जो भी हमारे एक देश व्यवस्था में चल रहा था वह व्यवस्था रुक जाती है। अब हम दोस्तों इस घोषणा से प्रभाव निम्नलिखित ये हो गया। अब हमारा बिल्कुल छोटा सा एक पॉइंट रहता है, उसे हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। तो देखो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि संकटकालीन घोषणा करने की प्रक्रिया राज्य के लिए। अब देखो दोस्तों, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि 26 जून 1975 को हमारे पूरे देश में इमरजेंसी लग गई थी। अब राज्यों में संविधान के असफल होने पर संकट आर्टिकल 356, यदि राष्ट्रपति को अपनी सूचना के आधार पर या राज्य के राज्यपाल को लिखित रिपोर्ट पर विश्वास हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, तो वह राज्य में संविधान के असफल होने की घोषणा कर सकते हैं। मान के चलिए देखो दोस्तों कि अगर दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र ऐसा कोई भी राज्य है और वह हमारे देश के संविधान का पालन नहीं कर रहा, वह अपने देश के राज्य के नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं दे रहा, या फिर वो कहीं ना कहीं इस देश की मूल व्यवस्था या कहीं ना कहीं देश को सही से नहीं चला रहा अपने राज्य को, तो ऐसे टाइम में राष्ट्रपति जी को अगर कोई सलाह मिल जाए जिसमें वो लिखा जाए या दिखाया जाए कि भाई किसी तरीके से इस राज्य में कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं, तो
ऐसे में दोस्तों हमारे देश के जो राष्ट्रपति है उस राज्य में इमरजेंसी लगाकर वहाँ पर अपना शासन ले सकते हैं। तो संकटकालीन घोषणा करने की प्रक्रिया यह है कि राज्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा की गई संविधान के असफल होने की घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के अंदर स्वीकृत होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, जिस राज्य में भी दिक्कत है यह चीज़ राष्ट्रपति क्या करेंगे, संसद में रख देंगे 2 महीने पहले, और 2 महीने बाद वह समाप्त हो जाएगी। संविधान के 44वें संशोधन के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई, जब संसद राष्ट्रपति द्वारा लागू की घोषणा को स्वीकार कर लेगी तो यह घोषणा एक समय में 6 माह तक लागू रहेगी और 6 महीने और भी बढ़ाई जा सकती है। 44वें संशोधन के अनुसार राज्य में संवैधानिक मशीन भी फेल होने की घोषणा 3 वर्ष के स्थान पर 1 वर्ष से अधिक तभी लागू रह सकती है यदि उस समय राष्ट्रीय संकट घोषणा लागू हो या चुनाव आयोग या प्रमाण पत्र देकर राज्य की विधानसभा को चुनाव करवाने कठिन है। तो देखो दोस्तों, मान के चलो राज्य के अंदर कोई बहुत बड़ा दिक्कत आ जाती है, ऐसा कभी ना हो, या कोई दंगे हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं आ जाती है उस राज्य में। तो ऐसे टाइम में वो वहाँ पर क्या करते हैं, बता देते हैं कि यहाँ पर चुनाव नहीं हो सकते, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन रहेगा और राष्ट्रपति यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे। और चुनाव आयोग बता दे कि हाँ भाई इस राज्य में चुनाव कराना मुश्किल है, तो यहाँ पर उस समय के लिए कौन, देखो मान के चलो एक मुख्यमंत्री है, उस राज्य को सही से नहीं चला रहा, तो राष्ट्रपति पहले उस मुख्यमंत्री को हटा के उस राज्य को अपने श्रेय में लेंगे, फिर वहाँ पर एक चुनाव करवाएंगे। और अगर चुनाव करवाया दोस्तों और उस चुनाव को करवाने की स्थिति सही नहीं है, तो ऐसे में वो कौन बताएगा, चुनाव आयोग, कि यहाँ पर स्थिति सही नहीं चुनाव कराने के लिए, लेकिन उस राज्य को तब तक कौन चलाएगा, तो राष्ट्रपति। इसीलिए दोस्तों उस जगह पर राष्ट्रपति जी का शासन होता है। तो किसी देश, किसी राज्य के लिए भी यह लाया जाता है जब वहाँ पर कोई मशीनरी फेल हो जाती है। क्या होता है दोस्तों, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति जी का शासन लग जाए, ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति राज्य के गवर्नर का राज्य का प्रशासन अस्थायी रूप से रोक देता है और राष्ट्रपति की सैन्य कार्यपालिका संगठन को भी यह कार्य सौंप सकता है। तो देखो दोस्तों, वहाँ पर राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, किसी व्यक्ति या किसी एक संस्था को या फिर जो सरकार की नज़र में हो गया, ऐसा नहीं किसी को भी, कोई कार्यपालिका या मुख्य लोगों को वो राज्य दे देंगे कि इसको संविधान के अनुसार चलाओ। कोई बड़े काम उस टाइम नहीं होंगे, गवर्नर राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का रूप ले लेता है। देखो दोस्तों, जैसे अभी राज्य में हर एक राज्य के अलग मुख्यमंत्री से संभाल रहा है, लेकिन जब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उस राज्य का जो गवर्नर होगा या फिर जो जगह का जो कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर वहाँ का जो चेयरमैन होगा वो उस राज्य को संभालेगा, सॉरी चेयरमैन नहीं, गवर्नर वगैरह। ऐसे राज्य 2 राज्यों के लिए संघीय संसद को राज्य सूची पर कानून निर्माण का अधिकार मिल जाता है। अगर उस राज्य में जो भी कानून है वो उस कानून में बदलाव या फिर उस कानून के ऊपर फैसले ले सकते हैं, कौन, जो उस टाइम के लिए वहाँ की कार्यपालिका बनी, जो वहाँ का इस टाइम गवर्नर होगा। संविधान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति कुछ विशेष नियम बनाकर उस राज्य अथवा राज्य में तुरंत लागू कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, उस राज्य में कोई स्पेशल कानून होगा जो उस टाइम जरूरी होगा, तो उसे भी राष्ट्रपति पास कर सकते हैं उस राज्य के लिए। राष्ट्रपति ऐसे संकटकालीन अवस्था में संबंधित राज्य 2 राज्यों के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, परंतु वह राज्य हाईकोर्ट की शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो देखो दोस्तों, अगर राष्ट्रपति जी ने उस राज्य में कोई भी शासन लगाया, मान के जो उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया, तो वो उस जगह पर स्वतंत्रता इन सब चीज़ों को मना तो कर सकते हैं, लेकिन वो उस राज्य के हाई कोर्ट की पावर को नहीं छीन सकते। तो हाई कोर्ट अपने हिसाब से उस राज्य में काम करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा राज्य कर्मचारियों पर विशेष कर्तव्य राष्ट्रपति द्वारा दिए जा सकते हैं। जैसे अगर मान के चलो आज पंजाब के कर्मचारी है, गुजरात के कर्मचारी है, तो वो अपने गुजरात सरकार या पंजाब सरकार, महाराष्ट्र सरकार के लिए काम कर रही है, लेकिन अगर कभी इन राज्यों में कोई इमरजेंसी लग जाती है राज्य की, तो उस टाइम वो लोग अपने राज्य के लिए, मुख्यमंत्री के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि वो राष्ट्रपति के लिए काम करेंगे। राष्ट्रपति राज्य हाई कोर्ट की शक्तियों में कमी नहीं कर सकता, यह सब चीज़ें। तो देखो दोस्तों, मोटा मोटा अब हम एक बार पूरी की पूरी छोटे से रिवीजन कर लेते हैं, जिससे ताकि हमें सबको समझ में आ जाए। तो देखो दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्तियों की बात हुई थी, तो राष्ट्रपति की शक्तियों में हमें पढ़ा था कि किस तरीके से राष्ट्रपति के पास शांतिकालीन और संकटकालीन शक्ति है। शांतिकालीन शक्तियों में कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्तियां हैं और किस तरीके से इमरजेंसी वाली शक्ति हैं। तो देखो दोस्तों, इन दोनों शक्तियों का सरकार जो है, राष्ट्रपति जो है, कैसे संभालते हैं और कैसे राष्ट्रपति इनको संभालते हैं, राष्ट्रपति की पावर क्या है। तो मेरे हिसाब से आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई चीज़ मैंने जल्दी भी करी है ताकि आपको ज़्यादा लंबी वीडियो रहेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, वैसे तो 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई होगी। उसके अलावा भी दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत हुई हो, प्रॉब्लम हुई हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, अपना ध्यान रखें, इस कोविड-19 में किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करें, अपनी हेल्प पहले करें, कोई भी तरह की सावधानी बरतें हर तरह की। और दोस्तों, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करें, या फिर मैंने अपने जो नंबर भी दे रखा है आपको अपने जगह पर
जो अपने यूट्यूब के एंड की तरफ जहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और तरह तरह की चीज़ें हमें अपने डिस्कस करिए। दोस्तों मैं कुछ नहीं कहता, मैं ये भी नहीं कहता कुछ भी करो, बस मुझे ये बताओ कि हम क्या क्या इसमें रिफॉर्म कर सकते हैं ताकि और अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके और स्टडी को अच्छे से किया जा सके। तो अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर, फीडबैक ज़रूर दीजिए और दोस्तों अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, भारत माता की जय।